अब इस पर जो स्टेटमेंट आते हैं, जैसे प्रश्न आता है कि राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, राज्य के ऊपर कुछ भी नहीं, उसके आगे कुछ भी नहीं, मुसोलिनी का स्टेटमेंट। तो इसका जो मुसोलिनी और जो हिटलर हैं, उन लोगों ने इस विचारधारा को बढ़ावा दिया। जैसे मान लीजिए प्रश्न आता है कि तर्क नहीं बल्कि विश्वास पर्वत को हिला सकता है। इस तरह के जो भी स्टेटमेंट आते हैं तो सब जो है इसी फांसीवाद से संबंधित है। व्यक्ति की सभी क्रियाओं पर राज्य का नियंत्रण, इसको बोला जाता है सर्वाधिकारवाद। जैसे मान लीजिए ये राज्य है तो राज्य ही जो है साध्य है, राज्य ही सब कुछ है, सब कुछ है। और ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति जो है साधन है, व्यक्ति जो है साधन है। जो राज्य कहेगा वही हम लोग मानेंगे। तो व्यक्ति की सभी क्रियाओं पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। व्यक्ति की सभी क्रियाओं पर राज्य का नियंत्रण, व्यक्ति की सभी क्रियाओं पर राज्य का नियंत्रण। तो व्यक्ति की सभी क्रियाओं पर राज्य का नियंत्रण, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य जो कहेगा चुपचाप वही मानिए। मोदी साहब जो भी बोल रहे हैं, सरकार जो भी बोल रही है, वही हम लोग के हित में है। अपना दिमाग मत लगाइए, सरकार ही हम लोग का दिमाग है। तो ये लोग इस तरह की बात करते हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूं। ये बताइए, जब राज्य को ही सब कुछ मान लेंगे, सरकार को ही सब कुछ मान लेंगे, तो कुछ जरा से एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये बताइए, इसका मतलब कि राष्ट्रवाद की भावना उग्र होगी। जब राज्य की बात हमेशा करेंगे तो उग्र राष्ट्रवाद की भावना होगी, उग्र राष्ट्रवाद। और जब उग्र राष्ट्रवाद की भावना होगी तो युद्ध प्रेम की भावना होगी कि देश के लिए हम लोग को शहीद हो जाना है। देश रहेगा तो हम लोग आएंगे जाएंगे, कितनी पीढ़ियां आएंगी कितनी पीढ़ियां जाएंगी। देश के लिए हमको कुर्बानी देना, मैं देश के लिए पैदा हुआ हूं, इस तरह की मनोभावना आएगी। इसका मतलब कि युद्ध प्रेम की भावना, युद्ध प्रेम। जब युद्ध प्रेम की भावना होगी तो सैनिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, सैनिक प्रवृत्ति को बढ़ावा। अब बताइए, जब राज्य ही सब कुछ है, सरकार ही सब कुछ है, तो सरकार का मतलब क्या? भाई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, यही लोग तो महत्वपूर्ण होंगे। तो इसका मतलब कि हम लोगों के लिए जो है सरकार भगवान की तरह है। मोदी साहब हुए, चाहे मान लीजिए सब करिए राष्ट्रपति हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे मंत्री हैं, ये लोग हम लोगों के लिए जो ईश्वर के समान है। और ऐसी दशा में इनकी पूजा हमको करनी चाहिए। इसका मतलब कि महामानव पूजा, कि हम लोगों को जो है सरकार को अगरबत्ती दिखाना चाहिए कि प्रभु ने इन लोगों को भेजा हम लोग की सेवा करने के लिए। तो यहां पर देख रहे हैं, महामानव पूजा को बढ़ावा मिलेगा, महामानव पूजा। अब महामानव पूजा को बढ़ावा मिलेगा तो यहां पर देख रहे हैं कि समाज में असमानता को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम लोग शासक हैं और ये लोग हम लोग शासित हैं और ये लोग शासक हैं। और इस तरह से देखा जाए तो हम लोगों का जीवन जो है बनने खपने के लिए है, हम लोग साधन के रूप में हैं। और इस तरह से देखा जाए तो समाज में असमानता को स्वीकार करना पड़ेगा, समाज में असमानता को स्वीकार करना पड़ेगा ना। ये बताइए, आज मान लीजिए अडानी साहब अंबानी साहब इतने धनी हैं, तभी तो इतनी महंगी शादी हम लोग यूट्यूब पर देख पाए।
तो ये तो हम लोग का सौभाग्य है ना, कितनी महंगी शादी हम लोग देख रहे हैं। यदि हम लोग का थोड़ा सा और शोषण होगा तो और महंगी शादी हम लोग भविष्य में देखेंगे। तो बताइए, असमानता में विश्वास से लोग करेंगे ना, असमानता में विश्वास। ये बताइए, अपना बुद्धि मत लगाइए, जितना सरकार कहती है चुपचाप उसके अनुसार काम करिए, सरकार की आलोचना मत करिए, विश्वास करिए सरकार पर। तो यहां पर ही बताइए, बुद्धिवाद जो रेशनलिज्म है उसका विरोध होगा कि उसका समर्थन होगा? विरोध होगा, तो बुद्धिवाद का विरोध किया जाएगा। बुद्धिवाद, विवेकशीलता, विवेकशीलता का विरोध, विवेकशीलता। अपना दिमाग मत लगाइए, सरकार जो कह रही है चुपचाप काम करते रहिए, सरकार की कोई आलोचना करने की जरूरत नहीं है। तब बताइए, यहां स्वतंत्रता को स्वीकार किया जाएगा? नहीं, स्वतंत्रता का भी तो विरोध होगा, स्वतंत्रता का विरोध। अच्छा भाई बताइए, जब बुद्धिवाद का विरोध करेंगे तो इसका मतलब कि विचारधारा का विरोध करेंगे, क्योंकि विचारधारा तो बुद्धिवाद से ही आती है ना। तो यहां पर विचारधारा का विरोध होगा, विचारधारा का विरोध। भाई एक ही विचारधारा होनी चाहिए, वो विचारधारा है राष्ट्रवाद, और कोई विचारधारा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि जब विचारधारा का विरोध करेंगे तो परंपरावाद का समर्थन करेंगे, परंपरावाद का समर्थन, परंपरावाद का समर्थन करेंगे। अब परंपरावाद का समर्थन करेंगे तो धर्म का भी समर्थन करेंगे, परंपरावाद का समर्थन करेंगे तो धर्म का समर्थन करेंगे, धर्म का समर्थन करेंगे। परंपरावाद मतलब पुरानी चीजें, कि प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया था, कहां से कहां हम चले आए, इसलिए हम लोग को उसी युग में बढ़ना चाहिए। राजा के आदेश का पालन होता था तो कितना हम लोग सुखी थे, इसीलिए चुपचाप सरकार के आदेश का पालन करिए, उसी में आपकी भलाई है। चुनाव उनाव से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये सब बेकार की चीजें हैं। लोकतंत्र का विरोध करेगा कि लोकतंत्र का समर्थन? विरोध, लोकतंत्र का विरोध, लोकतंत्र का विरोध होगा। और जब लोकतंत्र का विरोध होगा तो बताइए, लोकतांत्रिक मूल्यों का विरोध होगा। और लोकतांत्रिक मूल्यों का विरोध होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलेगा। साम्राज्यवाद आबलिक उपनिवेशवाद को बढ़ावा, एक्चुअल में जो फांसीवाद है, जो फासिज्म है, फासिज्म जो है फैसियो सबसे बना है। फैसियो लकड़ी का गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर, लकड़ी के गट्ठर का मतलब एकता का बोध। तो ये लोग एकता, एकता का बोध, तो फांसीवादी विचारधारा जो है फैसियो सबसे बना है। और इसी फांसीवाद के आधार पर जो है आप लोग पढ़ते हैं कि जो है वह
हिटलर शासन किया, मुसोलिनी शासन किया। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो फासिज्म है, यह एक प्रकार से जो है विश्व में तानाशाही करने की व्यवस्था है। इसका कुछ नैतिक मूल्य होगा? फांसीवाद में नैतिक मूल्य होगा? नहीं। जो स्वतंत्रता को नहीं मानेगा, समानता को नहीं मानेगा और सर्वोच्चता की बात करेगा, जिसका क्या मूल्य? हम आपसे बोले कि मंडे से फ्राइडे क्लास होगा, सैटरडे को टेस्ट होगा, सैटरडे को टेस्ट देने आए, हम फांसीवादी हैं, तो क्या बोलेंगे? ये तो बोलेंगे। कौन बोला टेस्ट के लिए? हम तो नहीं बोले थे। अरे आप ही ने बुलाए थे ना? ना, हम नहीं बोले थे। टेस्ट बाद में दीजिएगा, पहले पढ़िए, 6 महीने तक ज्ञान का अर्जन करिए। ज्ञान का अर्जन हो जाएगा तो वहां लिखा जाएगा। नहीं, हम लोग बोलते हैं ज्ञान का अर्जन करिए। ज्ञान जब रहेगा तो वहां पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत है? पीटी का भी टेस्ट मत लगाइए, बस चुपचाप पढ़ते रहिए, क्लास हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं होगा। अब पुराने लोग देखिए घूम रहे हैं ना। पहले कहां समझ में आ रहा था उनको? पहले बोलता था बैठ के प्रैक्टिस करिए। अरे पोल्टी पढ़ लिए तो 2000 क्वेश्चन टिक तो लगा लीजिए। 5000 क्वेश्चन रखा हूं, फोटो चेक करा लीजिएगा। पोल्टी 5000 क्वेश्चन है प्रैक्टिस से। 5000 क्वेश्चन रखा हूं, फोटो चेक करा लीजिएगा। उसमें कौन सी बात है? पढ़ लिए, टिक लगा लीजिएगा। तो मान लीजिए हिस्ट्री पढ़े, 2000 3000 क्वेश्चन टिक लगाई। ज्योग्राफी पढ़े, 4000 क्वेश्चन टिक लगाई, तब ना वहां टिक लगेगा। पढ़ते हैं, लिखेंगे तब ना लिखा पाएगा। सैटरडे को आते हैं लिखने के लिए, देखिए समस्या हो रहा है कि नहीं? क्वेश्चन ही छूट जा रहा है, सीढ़ी पर ही भूल जा रहा है। कोई बोल दे रहा है तो उड़ जा रहा है, कोई बोल दे रहा है तो फ्यूज ही उड़ गया, खत्म हो गया सब, मान लीजिए। तो हम कहते हैं ये सब चीज है, तो यहीं पर निदान हो जाएगा तो अच्छा है ना। एग्जाम में जाकर निदान करने से क्या फायदा है? समझदार व्यक्ति पहले सब निदान करके जाता है, और ज्यादा समझदार व्यक्ति वहीं पर निदान करता है। लिख लिए, अब भूमिका लिखिए। असमानता में विश्वास का मतलब कि सरकार के जो लोग हैं वो श्रेष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, हम लोग जो है दीनहीन हैं। भाई अभी तो पढ़ाऊंगा ही, अभी तो सब पढ़ाऊंगा ही। भाई ऐसे समझिए कि बुद्धिवाद का विरोध, अपना दिमाग मत लगाइए। तो अपना दिमाग मत लगाइए तो इसका मतलब कि कुछ लोग जो है भगवान की तरह हैं, चुपचाप उनकी पूजा करिए। जो लोग कहते हैं चुपचाप वही सुनते रहिए, मानते रहिए। अवसरवादिता एक प्रकार से क्या हुआ? अवसरवादिता हुआ ना। ये अवसरवादी दर्शन हो गया, जैसा देखा वैसा ही बोल दिया। अवसरवादी दर्शन। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आदर्शवादी भी होगा। आदर्शवादी भी होगा, खूब अच्छा अच्छा बात बताएगा, करेगा कुछ नहीं, तभी तो तानाशाही करेगा। खूब अच्छा अच्छा बात बताएगा, इसलिए इसको अवसर आदर्शवादी कहा जाता है। कि आदर्शवादी जो है राज्य को साध्य मान लेते हैं, इसीलिए इसको आदर्शवादी दर्शन कहा जाता है। अब भूमिका लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में मुसोलिनी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में मुसोलिनी, ब्रैकेट में इटली, इटली तथा हिटलर, ब्रैकेट में जर्मनी 1933,
जर्मनी 1933, हाँ 33, 1933 ब्रैकेट बंद। विश्व राजनीति में मुसोलिनी तथा हिटलर द्वारा अवसरवादी विचारधारा के रूप में अवसरवादी विचारधारा के रूप में अवसरवादी विचारधारा के रूप में इसका प्रयोग किया गया। यह विचारधारा एक दलीय व्यवस्था के आधार पर यह विचारधारा एक दलीय व्यवस्था के आधार पर समाज पर नियंत्रण करने का तरीका है। एक दलीय विचारधारा के आधार पर समाज पर नियंत्रण करने का तरीका है। जिसमें सर्वाधिकारवाद मतलब सब कुछ अधिकार राज्य के पास, जिसमें सर्वाधिकारवाद को स्वीकार किया जाता है, सर्वाधिकारवाद को स्वीकार किया जाता है। राज्य साध्य के रूप में होता है, राज्य साध्य के रूप में होता है और व्यक्ति साधन के रूप में व्यक्ति साधन के रूप में। ठीक है, अब हेडिंग बनाइए, फांसीवाद को बढ़ावा देने वाले कारक कि फांसीवाद को विश्व में क्यों बढ़ावा मिला। उदय के कारक, फांसीवाद को बढ़ावा देने वाले कारक, फांसीवाद को बढ़ावा देने वाले कारक। अब पहला चीज देखिए, अब देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है, जब इटली प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक प्रकार से कह सकते हैं कि इटली और जर्मनी और तमाम इस तरह के जो देश थे वो एक प्रकार से हार गए। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ के सैनिक डिप्रेशन में चले गए, भूतपूर्व सैनिकों में निराशा आ गई और इस तरह से जो है ये जो भूतपूर्व सैनिक थे इन लोगों ने एक संगठन बनाया, फांसीवादी संगठन बनाया, हथियारबंद सदस्यों को उसमें रखा गया। यदि सेना का शासन होगा, सेना के लोग शासन करेंगे तो तानाशाही तो होती है ना। घर पर भी सेना के लोग होंगे, जब आते होंगे तो देखिए जबरदस्त अनुशासन होता है। वो 4 बजे भोर में उठ जाते हैं, जो लोग सोए रहेंगे सबको जगा देंगे, सब लोग उठिए। अब वो अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि सब लोग 4 बजे भोर में उठकर जो लग जाए। क्या करना, अरे जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, आपके कहने से थोड़ी पढ़ेगा, सीधी सी बात। उसमें चेतना लाइए। अब बहुत तानाशाही करने पर बच्चा लोग नहीं पढ़ पाता है, अब गौर किए होंगे। बहुत ज्यादा अनुशासन भी ठीक नहीं है, अब बहुत ज्यादा ढीलापन भी ठीक नहीं है, मध्यम मार्ग होना चाहिए, एकदम रिजिड नहीं। हम ही आप लोग से कहते हैं आकर टेस्ट सैटरडे को दीजिएगा, मान लीजिए डांट लगाते रहते हैं। मान लीजिए हमने 30 टेस्ट लिया तो हम क्या मान के चलते हैं, 20 टेस्ट तो दे दीजिए, नहीं 20 तो कम से कम 15 तो दे दीजिए। 30 तो कोई नहीं दे पाएगा, पूरा टेस्ट तो कोई नहीं दे पाएगा। क्यों, कभी तबीयत खराब हो जाएगा, कभी घर चले जाएंगे, कभी कोई बात हो जाएगा, कोई ना कोई टेस्ट छूट जाएगा। लेकिन कम से कम दबाव बनाने पर 20 तो दे देंगे, 15 तो दे देंगे, बहुत है, इतना ही बहुत है। जितना आप लोग टेस्ट सैटरडे को लिखते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस वाले लोग पढ़ते होंगे, इतना टेस्ट होता है, इतना टेस्ट उससे नहीं होता है। चुपचाप ज्ञान का अर्जन करते रहिए बस। तो यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक थे, भूतपूर्व जो सैनिक थे वो क्या किए, इकट्ठे हो गए। और जहां सैनिक होंगे वहां तो अनुशासन होगा ही, वहां तो तानाशाही होगी। नंबर 1।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद भूतपूर्व सैनिकों में निराशा थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भूतपूर्व सैनिकों में निराशा थी। भूतपूर्व सैनिकों में निराशा थी और ये सैनिक फांसीवादी संगठन के हथियारबंद सदस्य बने। ये सैनिक फांसीवादी संगठन के हथियारबंद सदस्य बने, जिससे तानाशाही को बढ़ावा मिला। दूसरा देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचा था। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचा तो स्वाभाविक सी बात है अंधराष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। जिससे मान लीजिए आप ही लोगों को ठोकर लग जाता है तो पढ़ने का मन कर देता है ना। जाएंगे किसी अधिकारी के पास, छोटा सा काम लेकर काम नहीं करेगा, कभी चले जाइए, ठोकर लग जाएगा आपको। जाएंगे मिलने के लिए, चलो उतना सा एडीएम साहब से मिलने, डीएम साहब से, इतना खाली बैठे हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तब आपको लगेगा अरे उससे अच्छा तो पढ़ के हम ही बन जाते। ठोकर लगा ना, क्या रे यार, मतलब कापी की तब बैठ के पढ़ना है। अब पढ़कर जब इतना काम बढ़िया हो जाना है तो इससे सरल कौन सा काम हो सकता है। तो यहां पर देख रहे हैं इससे आसान कोई काम है? बैठ के चुपचाप कंप्लीट पढ़ना, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो युद्ध के बाद राष्ट्रीय भावनाओं को जो ठेस पहुंचा इटली में चाहे जर्मनी में, उन राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचने से जो है राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ। किसी को समझाएंगे कि पढ़ लीजिए तो नहीं पढ़ेगा, ठोकर लग जाएगा तो पढ़ लेगा। भाई बैठ के मान लीजिए सुबह दूध पी रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं, अच्छा से योगा कर रहे हैं, तो इससे आईक्यू बढ़ेगा ना? आईक्यू नहीं बढ़ेगा, ठोकर खाएंगे खुद ही दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। खा खा के सो रहे हैं, सोच रहे हैं कि आईक्यू बढ़ जाएगा, दिमाग बढ़ जाएगा। दिमाग नहीं बढ़ने वाला है। लिखिए नंबर 2, युद्ध के बाद अनेक देशों में राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचा। युद्ध के बाद अनेक देशों में राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचा, जिससे अंधराष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। अंधराष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। अंधराष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, इसी को अंधराष्ट्रवाद भी तो कहा जाता है। अंधराष्ट्रवाद। तीसरा बात देखिए, भाई इटली जर्मनी में जो पूंजीवादी समाज था, तो जो पूंजीवादी समाज था वो पूंजीवादी क्रांति को रोकना चाहता था। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब 1917 में आप देख रहे हैं बोल्शेविक क्रांति हो गई और रूस में साम्यवादी शासन आ गया, मजदूरों का शासन आ गया, तो विश्व के मजदूरों में चेतना आ गया कि हम लोग भी क्रांति ला सकते हैं, हमारे यहाँ भी साम्यवाद आ सकता है। और इस तरह से देखा जाए तो मजदूर एकीकृत होने लगे, मजदूर क्रांति के लिए तैयार होने लगे। तब पूंजीपतियों को लगा यहां जो है यदि इन लोगों को नहीं दबाया गया ना तो ये सब क्रांति करा देंगे। तो पूंजीवादी जो ताकत था उसको बढ़ावा देने के लिए, अब मजदूरों की जो क्रांति थी उसको रोकने के लिए फांसीवादी ताकतों को बढ़ावा दिया गया। जैसे मान लीजिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको हिंसा के माध्यम से दबाया जाएगा ना, लाठी चार्ज करके एकदम भगा दिया जाएगा, भले किसान मरे मजदूर मरे, तो तानाशाही तो करनी पड़ेगी ना उन पर। तो वही हाल उस समय था। तमाम देशों में जो है
मजदूर आंदोलन कर रहे थे, मजदूर एकीकृत हो रहे थे, मजदूरों में चेतना आ रही थी। तो पूंजीपतियों को लगा कि ऐसा शासन बनाते हैं जो इन लोगों को एकदम सही कर दे पीट पाट कर। इसलिए पूंजीपतियों ने जो है फांसीवाद को बढ़ावा दिया। मुसोलिनी और हिटलर को पैसा दिया कि अरे आप लोग शासन चलाइए, सेना बनाइए, नहीं तो ये सब जीने नहीं देंगे हम लोग। नंबर 3, पूंजीवादी समाज में पूंजीपति क्रांति को रोकना चाहते थे। पूंजीवादी समाज में पूंजीपति क्रांति को रोकना चाहते थे। पूंजीवादी समाज में पूंजीपति क्रांति को रोकना चाहते थे। अतः मजदूरों की क्रांति को दबाने के लिए, मजदूरों की क्रांति को दबाने के लिए और पूंजीवाद को बनाए रखने के लिए, और पूंजीवाद को बनाए रखने के लिए फांसीवाद को बढ़ावा दिया गया। चौथा बात देखिए जो अभी बता रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है समाजवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। अभी बताया कि 1917 में जो है रूसी क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति हुई। इस चुनौती का सामना करने के लिए शक्तिशाली शासन को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि शक्तिशाली शासन होगा तभी जो है वो समाजवाद को हम लोग दबा सकते हैं। इसलिए फांसीवाद के आधार को मजबूत किया गया, तानाशाही को बढ़ावा दिया गया। अगला पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाजवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाजवाद का प्रभाव बढ़ने लगा, समाजवाद का प्रभाव बढ़ने लगा, क्योंकि 1917 में रूसी क्रांति हुई, क्योंकि 1917 में रूसी क्रांति हुई। उन्नीस सौ 17 में रूसी क्रांति हुई। अतः समाजवाद, समाजवाद की चुनौती का सामना करने के लिए, समाजवाद की चुनौती का सामना करने के लिए, समाजवाद की चुनौती का सामना करने के लिए शक्तिशाली शासन को बढ़ावा दिया गया। शक्तिशाली शासन को बढ़ावा दिया गया, जिसने फांसीवाद के आधार को मजबूत किया, जिसने फांसीवाद के आधार को मजबूत किया। इसी प्रकार देखिए, आप देखते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। भाई विश्व युद्ध में तो पैसा लगा ही, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तानाशाही को बढ़ावा दिया गया, कि तानाशाही करके लोगों का जो विरोध है, लोग जो मांग करेंगे, जैसे हम लोग मान लीजिए मांग करिए कि भाई हम लोग का परीक्षा करवाइए, सरकारी नौकरी बढ़ाइए, सरकार क्या करेगी? तानाशाही करेगी कि भाई 30 लाख पद खाली हैं, 10 लाख भर देते तब भी सबको जो पढ़ने और लिखने वाले नौकरी मिल जाता। तो सरकार 30 लाख थोड़ी पद भरेगी? झंडा लेके टहलेंगे तो सरकार क्या करेगी? तोड़ाई करेगी। तो ये बताइए, जब उस समय जो है युद्ध के बाद देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी, तो लगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने पर तो लोग विरोध करेंगे झंडा लेकर।
अब एकमात्र उपाय है कि तानाशाही के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, लोगों की आवाज को दबा दिया जाए। नंबर अगला पॉइंट, युद्ध के बाद देशों की अर्थव्यवस्था लगभग बर्बाद हो गई थी। युद्ध के बाद देशों की अर्थव्यवस्था लगभग बर्बाद हो गई थी। देशों की अर्थव्यवस्था लगभग बर्बाद हो गई थी। अतः तानाशाही करके अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। एक हेडिंग और बना लीजिएगा इसमें, फांसीवाद के स्रोत। वो भी प्रश्न आता है, वो भी लिखवा दूंगा। एक प्रश्न आता है ना कि फांसीवाद जो है वो देखा जाए तो डार्विनवाद हुआ या मान लीजिए परंपरावाद हुआ, इस तरह की चीजों को मिलाकर तैयार किया गया दर्शन है, ऐसे क्वेश्चन आया होगा। तो उसका उत्तर यहां से लिखा जाएगा, फांसीवाद के स्रोत। कोई टॉपिक पढ़िए तो जितने तरीके का प्रश्न बन सकता है सब पढ़ लेना चाहिए। इस सबका देखिए, अब देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन सब असफल हो गया था। जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था 1920 में, सॉरी, जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था 1920 में, तब देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया। ये बताइए, इजराइल जो है गाजा पर आक्रमण कर रहा है, इजराइल ईरान पे आक्रमण करेगा, लेबनान पे करेगा, सीरिया पे करेगा, और फिर इधर रूस जो है यूक्रेन को बर्बाद करेगा। तो जब सब लोग सबको बर्बाद ही कर रहे हैं, तो यूएनओ कहां प्रासंगिक रह गया? यूएनओ की गाड़ी पर खुद ही इजराइल बम फेंक रहा है, नहीं फेंक रहा है? पेपर नहीं पढ़ते हैं? इजराइल यूएनओ की गाड़ी पर खुद ही बम फेंक रहा है कि यूएनओ यहां से वापस जाओ, कोई शांति नहीं होगी। तो हमें कहते मान लीजिए, तो यूएनओ की प्रासंगिकता तो कमजोर हो गई ना। अब क्या यूएनओ सफल? यूएनओ कुछ युद्ध रुकवाए, कुछ विश्व में शांति लाए, तब ना यूएनओ को हम लोग कहेंगे कि प्रासंगिक है। जब यूएनओ का कोई बात सुनने ही वाला नहीं है, तो क्या प्रासंगिकता जबरदस्ती का? यही चीज उस समय हुआ था। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था लीग ऑफ नेशन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खत्म हो गया। जब मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया लीग ऑफ नेशन, और द्वितीय विश्व युद्ध को वह रोक ही नहीं पाया, इस तरह से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन खत्म हो गया था। अब तो कोई नैतिक दबाव भी नहीं था, कोई तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व जनमत भी नहीं था जो इन लोगों की आलोचना कर सके। तो बताइए, जब विश्व जनमत कमजोर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कमजोर हो जाएगा, तो फिर किसी देश में तानाशाही तो बढ़ेगा ना। ये बताइए, हम यह मान लीजिए आप लोगों को टोका टिप्पणी करते, रोज आप लोग आते हैं, रोज बोलता हूँ ढंग से पढ़िए, तो कम से कम कुछ नहीं तो 2-4-5 घंटे तो दबाव रहता होगा, क्या रे यार पढ़ लेते हैं। तो बताइए, हमारे टोका टिप्पणी करने का कुछ फर्क पड़ेगा ना? हम पता लगे मान लीजिए कहीं घूम रहे हैं, याद आएगा, कभी सुबह ही बोल रहे थे पढ़ने के लिए, चल के पढ़ लेता हूँ, तो मान लीजिए हमें कहते हैं वही बहुत है। तो बताइए, अब यहाँ तो विश्व स्तर पर कोई दबाव ही बनाने वाला नहीं था, कोई कुछ कहने सुनने वाला ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में तानाशाही क्या होगा, कम की ज्यादा? ज्यादा। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन असफल हो गए। इसी के पॉइंट लिखिए अगला, अंतर्राष्ट्रीय संगठन असफल हो गए क्योंकि लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्त हो गया। लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्त हो गया। विश्व जनमत कमजोर हो गया। विश्व जनमत कमजोर हो गया। विश्व जनमत कमजोर हो गया। विश्व का कोई नैतिक दबाव नहीं था। विश्व का कोई नैतिक दबाव नहीं था।
विश्व का कोई नैतिक दबाव नहीं था। विश्व का कोई नैतिक दबाव नहीं था जिससे तानाशाही को बढ़ावा मिला। और अभी मैं बता रहा था कि विश्व स्तर पर जो साम्यवादी दल थे उनका विकास होने लगा। और अभी बताया कि मजदूर वर्ग क्रांति के लिए खूब प्रेरित होने लगा। तो अभी बताया हूं कि क्रांति को रोकने के लिए पूंजीपतियों ने सरकार को खूब सहायता दिया कि भाई ये पैसा रुपया लीजिए, किसी तरह शासन कराइए। जैसे भारत में पूंजीपति सरकार को नहीं पैसा देते हैं चुनाव में, कि पैसा लीजिए, सरकार बनाइए, इन लोगों का आंदोलन चलने न पाए, और किसानों का सब जो है जितना जमीन है सब हमको दिलवाइए। किसी तरह से कोई ऐसा कानून बना दीजिए जिससे सब किसानों की जमीन हम लोग को मिल जाए, और किसान एकदम जो है, बल्कि कुछ ऐसा काम करिए जिससे किसान मजदूर सब देश में खत्म हो जाए, हम ही लोग बच जाएं बस, 10-20 पूंजीपति पूरे भारत में। अब मजदूर कुछ बच जाए बस, बाकी इन लोगों को खत्म करवाइए किसी तरह से। यही ना पूंजीपति चाहेंगे। तो ये जब चाहेंगे तो ऐसे दिशा में जो है सरकार की खूब सहायता किए कि खूब तानाशाही करिए, जो भी सेना बनेगा हम लोग खूब पैसा देंगे, हथियार मंगाइए, अच्छा अच्छा हथियार मंगाइए जिससे एक एक बार में जो है 2-2 हजार मजदूरों को मारा जा सके। तो तानाशाही विश्व में बढ़ावा मिला। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व युद्ध के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि जो विस्तारवादी ताकतें हैं उनको बढ़ावा मिला। विस्तारवादी ताकतों को बढ़ावा मिला, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ब्रिटेन अपने प्रभुत्व को बढ़ावा देने लगे। जब अमेरिका ब्रिटेन अपने प्रभुत्व को बढ़ावा देंगे, अमेरिकन हेजेमोनी जो कल समझाया था, हेजेमोनी पढ़ाया था ना, तो आप लोग के सेकेंड पेपर में अमेरिकन हेजेमोनी है कि अमेरिका अपना विस्तार करने लगा, ब्रिटेन फ्रांस अपना विस्तार करने लगे, ये देश तानाशाही करने लगे। तो इनको रोकने के लिए कुछ देशों में तानाशाही को बढ़ावा मिला, जिससे अमेरिका की जो दादागिरी है, अमेरिका का जो साम्राज्यवादी जो प्रवृत्ति है, जो विस्तारवादी प्रवृत्ति है, जो उपनिवेशवादी प्रवृत्ति है, उसको हम लोग कुछ कंट्रोल कर सके। इसके कारण भी कुछ देशों में तानाशाही को बढ़ावा मिला। अगला पॉइंट, विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ब्रिटेन जैसे देश अपने प्रभुत्व को बढ़ावा देने लगे। अमेरिका ब्रिटेन जैसे देश अपने प्रभुत्व को बढ़ावा देने लगे। जिसे रोकने के लिए इटली जर्मनी जैसे देशों में जिसे रोकने के लिए इटली जर्मनी जैसे देशों में इटली जर्मनी जैसे देशों में तानाशाही को बढ़ावा मिला। ठीक है, अब लिख लेंगे ना कि फांसीवाद का उदय क्यों हुआ। 5-7 पॉइंट हो गया बस, ठीक। अब चलिए हेडिंग बनाइए, फांसीवाद के स्रोत, कि फांसीवाद किन किन चीजों से मिलकर तैयार हुआ। जो झूठ फरेब का दर्शन है फांसीवाद, वो कैसे तैयार हुआ। देखिए, फांसीवाद कोई उदारवाद तो है नहीं, फांसीवाद कोई समाजवाद लोकतंत्र तो है नहीं, बल्कि अवसरवादी दर्शन है। और ऐसा दर्शन है कि सबकी अच्छाइयों को मिलाकर
एक नया दर्शन बनाया इसने। मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो भी उसके काम की विषय वस्तु थी सबको लिया और लेकर जो है एक विचारधारा बनाया। चाहे वो डार्विन का सिद्धांत हो, चाहे परंपरावाद हो, चाहे आदर्शवाद हो, इन सब चीजों को लेकर एक नया सिद्धांत बनाया। इसलिए देखा जाए तो फांसीवाद का जो स्रोत है वो बहुआयामी है। फांसीवाद का जो स्रोत है कोई एक दर्शन नहीं है। फांसीवाद विभिन्न चीजों से प्रभावित है। पहले चलो मुंह का लिख दीजिए। फांसीवाद उदारवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, फांसीवाद उदारवाद, समाजवाद, लोकतंत्र की तरह नहीं है, की तरह नहीं है, बल्कि की तरह नहीं है, बल्कि अवसरवादी दर्शन है। अवसरवादी दर्शन है जिसे बढ़ावा देने के लिए मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक, जिसे बढ़ावा देने के लिए मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक, मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक अनेक विचारधाराओं से प्रभावित हुआ, अनेक विचारधाराओं से प्रभावित हुआ। अनेक विचारधाराओं से प्रभावित हुआ। अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए अपने विचारधारा को मजबूत करने के लिए अनेक स्रोतों से विषय वस्तु को ग्रहण किया, अनेक स्रोतों से विषय वस्तु को ग्रहण किया, अनेक स्रोतों से विषय वस्तु को ग्रहण किया। नंबर 1, सामाजिक डार्विनवाद। सामाजिक डार्विनवाद सामाजिक डार्विनवाद। अब समझिए पहले भाई डार्विन ने जो है, और आप लोग क्या करिए, जैसे जीएस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो सब बेस क्लियर करिए। कब क्या पढ़ाएंगे तो बोलेंगे तब ना, हमसे बोल सकती वहां नहीं बोलेंगी। तो शेड्यूल तो दिए होंगे ना, कैसे कैसे कोर्स खत्म होगा। भाई शेड्यूल तो पूछ सकती हैं, भाई हमारा कोर्स कैसे खत्म होगा। बेस बना के पढ़िएगा, क्योंकि बेस मजबूत होगा तो चीजें समझ में आती हैं। इसीलिए देखिए हम लोग को टाइम क्यों लगता है, बेस बना के। जैसे मान लीजिए फांसीवाद क्या है, अभी मान लीजिए मैं पढ़ाना शुरू किया तो थोड़ा कहानी वानी सुनाया ना, तो कहानी वानी सुनाया तो थोड़ा दिमाग में कुछ बैठा, क्योंकि सब तो सीधे याद हो नहीं सकता है। अब कितना भी भूल जाएंगे तो 4 लाइन तो शुरू में लिख लेंगे ना, डायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो नहीं समझ में आता है। इसीलिए कहानी वानी सुनाने का मन करता है, मन करे चाहे ना मन करे, सुनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जिससे दिमाग में वो बैठे चीजें। तो सामाजिक डार्विनवाद का मतलब है कि डार्विन ने, आप लोग पढ़ते होंगे बायोलॉजी में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम प्राणी को जीवित रहने का अधिकार है, जो सरवाइव कर सके वही जीवित रह सकता है। इस बात को मुसोलिनी और हिटलर ने स्वीकार कर लिया और कहा कि संघर्ष ही जो है मानव समाज की प्रगति का मूल मंत्र है। संघर्ष तो करना पड़ेगा, समाज का विकास जो है युद्ध से ही संभव है।
तालाब में पड़ा हुआ पानी जो है खराब हो जाता है, इसलिए जो है मार काट हिंसा होना चाहिए, बहता हुआ ही पानी स्वच्छ रहता है। जिस समाज में शांति है, कौन सा समाज है? कोई समाज है? जब तक तो रोजाना पेपर में 10-20 लोगों की हत्या नहीं हो रहा है, गोली नहीं चल रहा है, क्या मतलब है? तो इसने जो है सामाजिक डार्विनवाद को स्वीकार किया और ये माना कि मानव इतिहास जो है प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है, इसलिए मानव समाज को हमेशा संघर्ष करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, उसी से जीवन आगे बढ़ता है, शांति से बैठने से नहीं जीवन आगे बढ़ता है। तो इसी तरह से सब खोजा है ना अपना दर्शन देने के लिए। दो लाइन लिखिए। डार्विन ने योग्यतम प्राणी के जीवित रहने का सिद्धांत दिया। डार्विन ने योग्यतम प्राणी के जीवित रहने का सिद्धांत दिया। योग्यतम प्राणी के जीवित रहने का सिद्धांत दिया। इसी पहलू के आधार पर फांसीवादी कहते हैं कि इसी पहलू के आधार पर फांसीवादी कहते हैं कि संघर्ष ही फांसीवादी कहते हैं कि संघर्ष ही मानव समाज की प्रगति का मूल मंत्र है। संघर्ष ही मानव समाज की प्रगति का मूल मंत्र है। मानव समाज की प्रगति का मूल मंत्र है। समाज का विकास युद्ध से ही संभव है। समाज का विकास युद्ध से ही संभव है। समाज का विकास युद्ध से ही संभव है। अब जरा देखिए,